past perfect tense and past perfect continuous tense. Let's see what is past perfect tense, how we will discuss its different sentence types, and how we are going to use them in our story writing. Past perfect tense होता क्या है? Well, past perfect tense demonstrates an action that occurred before another in past. तो मतलब कि जब आप events को, actions को, words को एक दूसरे के reference में देख रहे होते हैं, वहां पर आपने past perfect tense का usage देखना होता है। दूसरी इनकी characteristic या feature ये होती है कि the action had been completed, the action had been perfectly completed, right? जो दूसरा वाला action start हुआ है, उस action के start होने से पहले जो पहला वाला action था ना, जिसको हमने past perfect tense में mention किया था, वो action complete हो चुका है। Let's see the examples और आपको concept ज्यादा clear हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है। हैड है ना, क्योंकि पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, हैड की हैड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जांपल देखते हैं। द एथलीट हैड रन बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। अब देखिए जो ट्रेनर के अराइवल का एक्शन है, तो सिंपल पास्ट में जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, द एथलीट हैड रन, ये हमें शो कर रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस वाला पोर्शन। और ये वाला एक्शन जो है एथलीट की रनिंग का एक्शन, ये कंप्लीट हो चुका है किससे पहले? ट्रेनर के अराइवल से पहले। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्शन हैड बीन परफेक्टली कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड। The athlete had run before the trainer arrived. अब देखते हैं कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो the athlete वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारा सब्जेक्ट। यहाँ से देखें had and had, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रन की थर्ड फॉर्म रन होती है ना। Coming to second example, Alice had completed the task before the teacher asked. अब यहाँ पर क्या आ रहा है? एलिस की कंप्लीशन का जो कंप्लीशन ऑफ टास्क का एक्शन जो है, ये परफॉर्म हो चुका है। किससे पहले परफॉर्म हुआ? बिफोर द टीचर आस्क्ड फॉर इट, राइट? तो एक एक्शन जो है जिसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में मेंशन किया है, वो एक्शन एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है इससे पहले कि दूसरा वाला एक्शन स्टार्ट हो, राइट? तो इस तरह से हम दो एक्शंस को कंपैरिजन में देख रहे हैं ना, कि एक एक्शन जो है वो पहले वाले किसी और एक्शन से पहले आ चुका है, राइट? तो एलिस हैड कंप्लीटेड द टास्क। अब देखते हैं, एलिस हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड हमारे पास आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, हैड कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ तक हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम रेफर कर रहे होते हैं इसको उस एक्शन के साथ जिससे पहले ये वाला एक्शन कंप्लीट हुआ, राइट? द टास्क बिफोर द टीचर स्टार्टेड, सॉरी बिफोर द टीचर आस्क्ड। कमिंग टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर होता है? हमने कल भी ऑब्जर्व किया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ नॉट यूज कर रहे होते हैं, नॉट ऐड कर रहे होते हैं हमारे पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स में। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। अब देखिए यहाँ पर हैड और थर्ड फॉर्म के दरमियान में देयर इजंट एनी नॉट इन बिटवीन बोथ ऑफ, बट यहाँ पर नॉट दरमियान में आ रहा है हैड के बाद और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। स्ट्रक्चर देखते हैं। द एथलीट हैड, अब देखिए एथलीट हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है। हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस के लिए, और नॉट नेगेटिव बनाने के लिए यूज किए हमने। फिर थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की, रन थर्ड फॉर्म आ रही है। और उसके बाद बाकी वाला जो पार्ट है ये कंपैरिजन के लिए, जब हम इसको किसी और एक्शन के, किसी और वर्ब के रेफरेंस में देख रहे होते हैं। बिफोर व्हाट? बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एलिस हैड नॉट कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द टीचर आस्क्ड, राइट? ये सेंटेंस कंप्लीट होता है अगर आप इसमें ऐड करें ये वाला पार्ट भी, बिफोर द टीचर आस्क्ड।
तो मैंने यहाँ पर सिर्फ जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला पार्ट है उसको मेंशन किया है, आपने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। अब देखिए एलएस हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट, राइट। इसी तरह से हैड हमारे पास आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आ रहा है नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एंटर, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, राइट। कमिंग टुवर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है? यूजुअली हम सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम स्टार्ट में ले आते हैं, सब्जेक्ट के पहले लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर भी यही प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में चला गया, फिर सब्जेक्ट है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है। सेंटेंस देखते हैं, had the athlete run before the trainer arrived। अब इसको देखिए, had यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन में चेंज करना था, ट्रांसफॉर्म करना था इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या आ रहा है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द एथलीट, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और फिर हमारे पास इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। देखिए एथलीट के बाद आ रही है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब रन, और बाकी हम जो सेंटेंस मेंशन कर रहे हैं वो इसलिए ताकि हम इस एक्शन को किसी और एक्शन के रेफरेंस में ऑब्जर्व कर सकें। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड द एथलीट रन बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। और एग्जांपल देख लेते हैं, हैड एलिस कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द टीचर आस्क्ड। हैड हमारे पास हैड के प्लेस पर आ रहा है, और हमने क्योंकि इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया था तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। फिर आ रहा है हमारा सब्जेक्ट एलिस, फिर हमारे पास मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द टीचर आस्क्ड। अब जो बिफोर द टीचर आस्क्ड है इसको एक्चुअली हम जो कंप्लीट टास्क है उसको हम इनकम्प्लीट टास्क के रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, या किसी और एक्शन की अकरेंस के रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं। कमिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था हमारे पास, सिर्फ एक नॉट ऐड हुआ है। देखिए सब्जेक्ट के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले नॉट ऐड किया, तो सेंटेंस के आ जाते हैं, हैड द एथलीट नॉट रन बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। अब डिफरेंस देख लें, हैड द एथलीट रन बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड एंड हैड द एथलीट नॉट रन बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी कि जो नेगेटिव इंटरोगेटिव्स होते हैं उनमें हम किसी एक्शन के एब्सेंस को डिस्कस करते हैं, किसी एक्शन के परफॉर्म ना होने को इंटरोगेट करते हैं। यहाँ पर भी हम ये कर रहे हैं ना, जो रनिंग का एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ हम उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम रनिंग के एक्शन को इंटरोगेट कर रहे हैं कि वो परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, राइट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि दे डेमोन्स्ट्रेट एन एक्शन दैट continued for a particular time period in past but stopped before another action। अब पास्ट परफेक्ट में क्या था कि एक एक्शन जो था वो सिंपली कंप्लीट हो चुका था इससे पहले कि कोई और एक्शन स्टार्ट होता, राइट। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात जब करते हैं तो वो एक्शन जो था वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता रहा था, राइट, इन पास्ट, लेकिन फिर इट स्टॉप बिफोर अनदर एक्शन, राइट। यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस में वो एक्शंस आते हैं जो कंटिन्यूड रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट। तो वो जो टास्क जो
एक्शंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म होते रहे हो या फिर कंटिन्यूड रहे हो और वो स्टॉप हो गए हो बिफोर अनदर एक्शन, तो हम उनको कंसिडर करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, राइट। इनका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस कॉन्टिन्यूड फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्टिन्यूड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, हमने कल डिस्कस किया था कि जब हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं तो इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू आईएनजी के साथ देखते हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के केस में हम वहां पर सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो इट मेक्स आवर सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जांपल्स देखते हैं। The athlete had been running for an hour before the trainer arrived. अब देखिए यहाँ पर एथलीट, द एथलीट हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, हैड बीन हमारे पास इसी तरह से आ रहा है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, कौन सी, रनिंग। तो यहाँ तक हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। द एथलीट हैड बीन रनिंग, उसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड को मेंशन करते हैं, फॉर एन आवर बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। अब ये वो वाला एक्शन है जिसके अकरेंस से पहले पहले हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका था, राइट, वो रुक गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, सॉरी, रुक गया था, बिकॉज जो चीजें रूटीन में होती हैं तो हम उस पर फुल स्टॉप की बात करते हैं और सेक्शन के स्टॉप होने की बात करते हैं। तो ये वाला जो एक्शन था ऑफ रनिंग ऑफ एथलीट फॉर एन आवर, इट वाज स्टॉप्ड बिफोर द एक्शन ऑफ अराइवल ऑफ ट्रेनर। ये वाला जो एक्शन था एथलीट की रनिंग का जो वो 1 आवर तक करता रहा था परफॉर्म, राइट। ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है ना कि एथलीट रनिंग का एक्शन कितनी देर परफॉर्म कर रहा था, फॉर 1 आवर, राइट। तो ये वाला एक्शन जो था ये स्टॉप हो गया था ट्रेनर के अराइवल की एक्शन से पहले पहले। द एथलीट हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारे पास टेंस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के लिए रनिंग है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Jazz had been living in US since 2010 before she moved to France। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैज हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारी टेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, फिर जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है वो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, लिव प्लस आईएनजी। ये लिविंग है ना, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है हमारे पास इन यूएस। अब देखें टाइम पीरियड को मेंशन किया जा रहा है कि कितने ड्यूरेशन के लिए या कब तक, टिल व्हाट टाइम, तो वो टाइम पीरियड है या फिर वो जो टाइम जहां तक ये एक्शन फॉर्म होता रहा था वो है सिंस 2010, राइट, कि 2010 तक जैज हैड बीन लिविंग इन यूएस। अच्छा, और फिर 2010 को हम किस एक्शन के रेफरेंस में देख रहे हैं, जिस एक्शन ने इस वाले एक्शन को स्टॉप कर दिया। तो ऐसा कौन सा एक्शन था जिसने जैज के जो लिविंग का एक्शन था इन यूएस उसको स्टॉप किया, तो वो एक्शन था बिफोर शी मूव्स टू फ्रांस, राइट। तो ये जो एक्शन था ना मूविंग टू फ्रांस, इस एक्शन ने एक फुल स्टॉप पुट कर दिया ये जो लिविंग इन यूएस वाला एक्शन है, राइट, इस एक्शन को स्टॉप कर दिया। कमिंग टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास स्ट्रक्चर जो आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वो है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, हम यहाँ पर नॉट कहाँ ऐड करते हैं, हैड बीन के दरमियान में नॉट ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स हैड नॉट बीन। स्ट्रक्चर देखते हैं। द एथलीट हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, हैज नॉट बीन
बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, हैड नॉट बीन, फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है हमारे पास, रनिंग फॉर एन आवर बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। अब ये वाला एक्शन जो है इसको हम नेगेटिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किस रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। कि ये वाला जो एक्शन था इसने प्रीवियस एक्शन के एब्सेंस पे फुल स्टॉप लगा दिया, राइट, एक्शन उसकी एब्सेंस को स्टॉप कर दिया। ये जो एथलीट की नॉट रनिंग का एक्शन था वो किससे पहले डिस्कस किया जा रहा है, ट्रेनर के अराइवल से पहले पहले। इसी तरह इस सेंटेंस को भी हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो इट विल बिकम Jazz had not been living in US since 2010 before she moved to France. It means कि जो जैज थी वो कहाँ पर स्टे नहीं करी थी, वो यूएस में स्टे नहीं कर रही थी बिफोर मूविंग टू फ्रांस। हमें ये तो इंफॉर्मेशन है कि वो फ्रांस में मूव कर लिया उसने, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वेयर शी वाज स्टेइंग इफ शी वाज नॉट स्टेइंग इन यूएस। तो हम इसको जब नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इट बिकम्स जैज हैड नॉट बीन लिविंग इन यूएस सिंस 2010 बिफोर शी मूव्ड टू फ्रांस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस कंटिन्यूड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम इन सेंटेंसेस में क्या करते हैं, जो हैड बीन हमारे पास एडिशनल आ रहा था हम उसमें से सिर्फ हैड को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, बीन अपने प्लेस पर ही रहता है, राइट। तो लेट्स सी के व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बिकम्स, हैड द एथलीट बीन रनिंग फॉर एन आवर बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। अब देखिए हैड इसी तरह से आ रहा है और हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। द एथलीट इज आवर सब्जेक्ट, बीन भी इसी तरह अपने प्लेस पर है, फिर continuous form of verb is running, run plus ing running for an hour। अब देखिए यहाँ पर हमने टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया और फिर before the trainer arrived। अब ये हमने वो एक्शन मेंशन किया है जिस एक्शन ने हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले एक्शन पे को स्टॉप किया था। इस वाले सेंटेंस को भी ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। हैड जैज, जो रेफरेंस का एक्शन था वो भी वैसे ही आ रहा है, बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड एंड बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। क्या करते हैं, इस सेंटेंस को भी हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इट विल बिकम हैड जैज नॉट बीन लिविंग इन यूएस सिंस 2010 बिफोर शी मूव्ड टू फ्रांस। I'm going to repeat the sentence. Had Jazz, अब ये देखिए had जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये बिल्कुल स्टार्ट में चला जाएगा हमारे सब्जेक्ट से पहले ताकि क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म किया जा सके ना सेंटेंस को। और हमने क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है इसलिए हम बीन से पहले एक नॉट भी अटैच करेंगे। सेंटेंस विल बिकम had Jazz not been living in US since 2010 बिफोर शी मूव्स टू फ्रांस। और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क भी, कौन से इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके होते हैं, राइट। तो जब हम पास्ट के इवेंट्स को नरेट करते होते हैं उसके लिए हम पास्ट टेंस को यूज करते हैं। दैट इज द रीजन कि हमने पास्ट टेंस को डिटेल में डिस्कस किया है, पढ़ा है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया है ताकि हम अपनी स्टोरी राइटिंग में इन सब टाइप्स जो है सेंटेंसेस की उनको यूज करें। कोशिश करते हैं कि एक अच्छा ड्राफ्ट जो होता है उसमें डिफरेंट सेंटेंस की टाइप्स को यूज करें। अगर एक ही टाइप यूज होती रहेगी तो वो उसमें रीडर के लिए अपील नहीं होगी। तो इसलिए इट इज सजेस्टेड कि डिफरेंट सेंटेंस की टाइप्स को यूज किया जाए और वो पास्ट टेंस में हो एक्सेप्ट द डायलॉग्स। अच्छा, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स आते हैं स्टोरी राइटिंग के। स्टोरी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो आपकी स्टोरी में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स एक्सपोजिशन।
इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर्स, देयर वर्ल्ड एंड सिनेरियो। आप स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं ना जब एग्जाम में, तो आप वहां पर फौरन से स्टोरी पर नहीं आ जाते, ठीक है। आप वहां पर बताते हैं कि मेन कैरेक्टर क्या था, उसका सिनेरियो क्या था, वो जिस वर्ल्ड में रह रहा था, जिस प्लेस पर वो रह रहा था, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन थी, सिनेरियो क्या था, ठीक है। और अगर आप ह्यूमन बींग्स की या ह्यूमन वर्ल्ड की बात करते हैं तो आप सोशल, पॉलिटिकल, इस तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हम उनकी डिफरेंट सिचुएशंस, कंडीशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। और टाइम को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये कैसा वाला ड्यूरेशन था, कब का टाइम था। तो वो जो सारी प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस होती है ना, हम उनको एक्सपोजिशन में डिस्कस कर लेते हैं। कमिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट, अब वो जो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया था अपने कैरेक्टर्स का, कैरेक्टर्स के वर्ल्ड का, वो जो सिनेरियो था, जिस सिनेरियो में वो एग्जिस्ट कर रहे थे कैरेक्टर्स, तो इन सब चीजों को फिर हमने क्या करना है, डेवलप करना है। वहां पर हमने स्टोरी क्रिएट करनी शुरू करनी है। जब हम स्टोरी को क्रिएट करते हैं, इसका मतलब अब हमें ये जो कैरेक्टर्स थे इनकी सिचुएशंस को लेके चलना है और यहाँ पर इवेंट्स को यहाँ पर इवेंट्स को मेंशन करना है, ठीक है। हम जब भी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो वहां पर हम स्टोरी से, मेन स्टोरी से तो स्टार्ट नहीं करते ना, वहां पर पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो कैसा था, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे थे, हालात कैसे थे जहां पर वो रह रहा था, वो एनवायरनमेंट कैसा था जहां पर वो रह रहा था, राइट। तो फिर होते हैं इन चीजों को के रेफरेंस के साथ, हम इन सब चीजों को नहीं भूलते, ठीक है। हम जो कैरेक्टर था हमारे, सॉरी, हमारे मेन डेवलपमेंट के पोर्शन में, उसके बाद आ जाता है राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन। अच्छा, राइजिंग एक्शन वो होता है जो हमारे क्योंकि पोस्ट कॉन्टेंट में मॉरल स्टोरीज है तो हमारे थीम्स भी क्या होंगे, कोई मॉरल होंगे। इन स्टोरीज में हमारे स्टोरीज में हमारे रियलिटी बेस्ड होंगे, और जो एक्शन होंगे, राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन, वो इस तरह से डिस्क्राइब किए जाने चाहिए कि जो एक्शन, राइजिंग एक्शन है, वो लेकर जाता है कैरेक्टर को उस मेन एक्शन की तरफ जो हमारी स्टोरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन था, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोरालिटी बेस्ड की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट को डिस्कस करते हैं। राइजिंग एक्शन तरफ हो जाता है, और जो फॉलोइंग एक्शन होता है वो वाला एक्शन होता है जो रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलने के बाद हो रहा होता है, राइट। रिपीट करती हूँ, राइजिंग एक्शन वो एक्शन होते हैं, वो इवेंट्स होते हैं जो हमारे मेन एक्शन की तरफ लेकर जाते हैं हमारी स्टोरी को। फॉलोइंग एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे मेन एक्शन के बाद में आते हैं, और फिर इन द एंड हमारे पास मोरल या थीम प्रूव हो जाता है। हम लोगों ने क्योंकि मोरालिटी बेस्ड स्टोरीज लिखी है, मॉरल स्टोरीज है हमारे कोर्स कंटेंट में, तो हमारे जो थीम होगा वो मोरल थीम होगा, राइट। हमने जिस भी थीम पे लिखा होगा वो थीम इन द एंड प्रूव हो जाएगा। हमने क्लियरली मेंशन भी करना होगा कि यहाँ पर हमारा थीम प्रूव हो गया। लेट्स डिस्कस फ्यू डूज एंड डोंट्स फॉर स्टोरी राइटिंग। कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपनी स्टोरी राइटिंग में करनी है और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायलॉग्स। डायलॉग्स को जरूर मेंशन करें और डायरेक्ट कोटेशन में, डायरेक्ट स्पीच में मेंशन करें, राइट। इसके अलावा डायलॉग्स के साथ साथ
डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें अपनी स्टोरी में एज मच एज पॉसिबल, जितनी ज्यादा आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइड कर लें। हाँ, लेकिन आपकी जो स्टोरी की लेंथ होगी आपने उसको एक्सीड नहीं करना, पर जो डिस्क्रिप्शन होती है ये आपकी स्टोरीज के एस्थेटिक एस्पेक्ट्स को एनहांस करती है, इम्प्रूव करती है। आपकी स्टोरी जो होती है वो अपीलिंग टू रीड बन जाती है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन ऐड करें। डिस्क्रिप्शन ऐड करने से क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं वो आपकी स्टोरी में ज्यादा इन्वॉल्व फील करते हैं। वो डिस्क्रिप्शन को रीड करते हुए अपनी चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं। विजुअलाइज कैसे, माइंड में उनको इमेजिन करना शुरू करते हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना, जब भी कोई स्टोरी पढ़ रहे होते होंगे तो उसकी माइंड में आपके इमेजेस बन रहे होते हैं, तो इसी वजह से होता है कि राइटर ने डिस्क्रिप्शन उसकी बहुत अच्छी दी होती है। अगर आप भी अपनी स्टोरीज में अच्छी डिस्क्रिप्शन देंगे तो यू वुड बी एबल टू डू ऑल दिस, राइट। कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टोरी राइटिंग जब करते हैं तो यहाँ पर हम यूजुअली क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें एक्शंस अपने टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे होते हैं। जो एक्शन टाइम में पहले हुए थे वो पहले आते हैं, और जो एक्शंस टाइम में बाद में हुए थे वो बाद में आते हैं। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। हमने ऐसा नहीं करना कि कहीं से भी उठा के कोई भी एक्शन किसी भी एक्शन के बाद लिख दे। इस तरह से हौश पौश वे में एक्शंस को पैक करके अपनी स्टोरी में प्लेस करना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इसको हम कहते हैं टाइम सीक्वेंस। कमिंग टुवर्ड्स कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है, वन एक्शन शुड बी लीडिंग टुवर्ड्स अनदर एक्शन। जो एक्शंस हैं वो इतना स्मूथली और इतना कनेक्टिवली चलने चाहिए कि एक एक्शन जो है वो वे प्रोवाइड कर रहा हो फॉर द अदर एक्शन, राइट। रीडर को कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि जो पिछला वाला एक्शन था ये न्यू एक्शन जो है ये उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है। पिछले एक्शन में तो ये हुआ था, अब यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो जो आपके एक्शन है वो लॉजिकल मैनर में चलने चाहिए। कमिंग टुवर्ड्स कोहेजन और कनेक्टिविटी। कोहेजन या कनेक्टिविटी में क्या होता है, कोहेजन मीन्स कनेक्टिविटी। एक्चुअली जो हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस होंगे एक स्टोरी में और फिर सारे के सारे इवेंट्स होंगे एक स्टोरी में, वो आपस में कनेक्टेड रहने चाहिए। अच्छा, अगर कोहेजन नहीं हो तो फिर क्या होता है, अगर कोहेजन हो तो फिर क्या होता है, अवॉइड करना है अपने पेपर में स्टोरी राइटिंग करते हुए। इवेंट्स मस्ट नॉट कम आउट ऑफ नोवेयर। इसका मतलब ये होता है कि समटाइम्स क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे थे, लेकिन एक इवेंट जो था वो वहां पर हमने स्किप कर दिया, हम भूल गए बुक वहां पर लिखना। तो फिर क्या किया, स्टोरी का एंड आने वाला है, डेवलपमेंट वाला पोर्शन भी हो गया, राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन भी हो गया। फॉलिंग एक्शन के बाद हम वो वाला एक्शन जो हमने स्टोरी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले मेंशन करना था वो हम बहुत देर से मेंशन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रैक्टिस होती है ये बिल्कुल इससे सेंटेंस कहाँ से आ रहे हैं, आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कोहेरेंट और कोहेसिव नहीं है, राइट। पता नहीं कहाँ से कोई भी आइडिया लेके उस राइटर ने कहीं पर भी लिख दिया, ये वाला इंप्रेशन जाता है कि आपको स्टोरी नहीं आती थी, आपकी स्किल्स जो थी स्टोरी राइटिंग की वो बहुत पुअर थी, तो आपने ये इंप्रेशन नहीं देना। अगर आपने अच्छी स्टोरी लिखी है तो यू आर बाउंड टू फॉलो ऑल दिस। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स एक्सपोजिशन। हमने कैरेक्टर्स का, उनके वर्ल्ड का, उनके सिनेरियो का, उनके सिचुएशंस का एक ओवरव्यू दे देना अपनी स्टोरी में। फिर आती है डेवलपमेंट। हमने इन सारी चीजों के बेसिस पर डेवलप करनी है अपनी स्टोरी, राइट। हमने माइंड में रखना है कैरेक्टर स्केच को, कैरेक्टर्स के वर्ल्ड को, उनके सिनेरियो को, उनके एनवायरनमेंट को, वो सारी सिचुएशन जहां पर वो रह रहे हैं। इस तरह से हमारी स्टोरी को डेवलप किया जाता है। हम यहाँ पर कुछ एक्शंस को इंक्लूड करते हैं, कुछ इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।
फिर आता है हमारा राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन वो इम्पोर्टेंट और मेन एक्शन होता है जो हमारे मेन एक्शन की तरफ लेके जा रहा होता है हमें, राइट। फिर मेन एक्शन आ जाता है जो हमारी मोरल स्टोरीज में रिवॉर्ड या पनिशमेंट होगा। और फिर फॉलोइंग एक्शन आ जाता है। फॉलोइंग एक्शन वो एक्शन होता है जो हमारी स्टोरी को कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैरेक्टर को पनिशमेंट मिली है तो फॉलोइंग एक्शन ये होता है कि वो अपनी जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस थी जिनसे उनको पनिशमेंट मिली, जो अनसुटेबल और इनअप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस थी, उनको गिव अप कर देता है, उनको छोड़ देता है। तो ये हमारा फॉलोइंग एक्शन हो जाता है। अगर रिवॉर्ड मिला है हमारे मेन एक्शन में, तो फिर फॉलोइंग एक्शन क्या होते हैं, जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उस एक अच्छी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से एक कैरेक्टर को रिवॉर्ड मिला, वो उस प्रैक्टिस को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस कैरेक्टर को रिवॉर्ड मिला है वो उस प्रैक्टिस को ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे राइजिंग पर फॉलोइंग एक्शन आते हैं, फिर हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। और एंड पर हमने थीम को या मोरल थीम को जो था हमारा उसको मेंशन करना होता है। डूज एंड डोंट्स में आ जाते हैं कि डायलॉग्स को इंक्लूड करना होता है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी होती है, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स को यूज करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखना होता है, जिस जिस टाइम सीक्वेंस में हमारे इवेंट्स थे उन्हीं को उसी टाइम सीक्वेंस में मेंशन करना है अपनी स्टोरी में, उनका सीक्वेंस स्पॉइल अप नहीं करना, खराब नहीं करना। फिर आते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस में क्या होता है, एक एक्शन जो है वो स्मूथली लीड कर रहा होता है टुवर्ड्स अनदर एक्शन। इसका मतलब लॉजिकल कनेक्टिविटी होती है, राइट। एक एक्शन जो है वो लॉजिकली दूसरे एक्शन की तरफ लेके जा रहा होता है। कोहेजन में कनेक्टिविटी आती है कि जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं। और फिर हमने इवेंट्स को इस तरह से मेंशन नहीं करना कि रीडर को ऐसा लगे कि दे आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। हमने उनको अच्छे तरीके से सीक्वेंस में मेंशन करना है। एक सेंटेंस को वही मेंशन करें जहां पर उसकी जरूरत है, एक इवेंट को वही मेंशन करें यहाँ पर उसकी जरूरत है, जहां पर वो चाहिए नहीं, जहां पर आपकी बाकी स्टोरी का भी इंप्रेशन खराब हो रहा है वहां पर उसको मेंशन नहीं करें। Okay, so if you will be having some questions, you can share them in the group. Take care, Allah Hafiz.